अप्लाई करने के। जिस तरह 19 फरवरी मेरे ख्याल से लास्ट डेट थी अप्लाई करने के लिए, अभी तो एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट भी लग चुकी है। तो सबसे पहले तो सुफियान आमिर वॉइस ही नहीं है। मेरी वॉइस क्लियर बिल्कुल भी नहीं आ रही किसी को? काइंडली ये प्लीज मेंशन कर दे। ओके, मॉडरेटर कह रहे हैं कि इट्स क्लियर। सो ओके, सो अभी जो है ना, आप लोग को मैंने यही बताना है कि इसके कुछ फेजेस है, उसके ऊपर मैं डिस्कशन आपके साथ कर लेता हूँ। पहला जो फेज था वो था अप्लाई करने का, वो आप लोगों ने जो है ना अप्लाई कर लिया है, ठीक है। जिसकी जो भी एलिजिबिलिटी थी वो आप लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई कर लिया है। अभी जो है ना स्टेज टू आएगा, स्टेज टू बल्कि अभी आ चुका है, वो था एलिजिबिलिटी की लिस्ट। वो भी लग चुकी है एमओडी की वेबसाइट के ऊपर। अभी जो तीसरा स्टेज है वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है, वो है स्क्रीनिंग का। तो स्क्रीनिंग में इसका क्या होता है, 200 एमसीक्यूज होते हैं और 200 एमसीक्यूज में जो है नेगेटिव मार्किंग होती है, और ये 2 घंटे का पेपर होता है। राइट, तो इस 200 एमसीक्यूज के अंदर क्या क्या चीजें वो पूछते हैं, वो पूछते हैं आपसे इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं। इसके अंदर फिर आपसे जो है ना एनालिटिकल रीजनिंग के कुछ सवालात होते हैं, करंट अफेयर्स के कुछ सवालात होते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स के सवालात होते हैं, इस्लामियात होती है, कंप्यूटर होता है, फिजिक्स के कुछ सवाल, यानी जो आपका एवरीडे साइंस होता है उसके सवालात होते हैं, आईआर के सवालात होते हैं, पॉलिटिकल साइंस के सवालात होते हैं। इसके अलावा कुछ सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो ओवरऑल 200 एमसीक्यूज का एक एक कलेक्शन होता है। उसको आपने 2 आवर्स में करना होता है, 2 घंटे में 200 एमसीक्यूज, और वो भी नेगेटिव मार्किंग के साथ। ठीक हो गया? तो अभी हम आगे जाके बताएंगे कि आप इसके सोर्सेज वगैरह क्या है प्लस, और मॉडरेटर साहब ने भी गालिबा कुछ ना कुछ डाटा इस पर तैयार किया हुआ है। तो जो लोग और जो स्टेज नंबर 3 है स्क्रीनिंग एग्जाम का, वो उसका जो रिजल्ट है, वो जो सॉरी कंडक्ट जो होगा, वो मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर ईद जो है ना, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि वो उसमें कंडक्ट हो जाए, ईद के बाद कंडक्ट हो जाए। अम, रमजान में थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी ट्रैवलिंग करना, फिर लोग रोजे में होते हैं, तो वो थोड़ा सा एमओडी भी उस चीज को मद्देनजर रखेगा। चांसेस आर हाई कि ईद के बाद जो है ना ये एग्जाम्स कंडक्ट होंगे। इसका जो रिजल्ट होगा वो 15 डेज बाद अनाउंस हो जाता है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाते लोग। 15 मैक्सिमम और 20 डेज बाद स्क्रीनिंग का रिजल्ट अनाउंस हो जाता है। ठीक हो गया? तो उसके बाद आता है स्टेज नंबर 4। स्टेज नंबर 4 होता है जो क्वालिफाई कर लेते स्क्रीनिंग को, तो उनका होता है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स में क्या होते हैं, 2 पेपर्स होते हैं, 2-2 घंटे के। ऑलराइट, उसमें पहला होता है करंट अफेयर्स का पेपर होता है। करंट अफेयर्स के अंदर आपसे जो उस वक्त के जो भी मामला चल रहे होते हैं दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको आपने आंसर करना होता है। ऑलराइट, और एक आध क्वेश्चन उसमें प्रेसी का भी आ जाता है, डिपेंड करता है एमओडी के ऊपर। उसके बाद जाके फिर एक 2 घंटे का एसए का पेपर होता है, जिसमें 3 टॉपिक्स दिए होते हैं, और आपको तीन में से कोई एक टॉपिक करना होता है। ऑफ अबाउट 1500 to 2000 वर्ड्स का आपने एसए उसमें लिखना होता है। ठीक हो गया? तो स्टेज 4 जो है वो उसके रिजल्ट तकरीबन 20 डेज बाद या मैक्सिमम 25 डेज के बाद उसका रिजल्ट अनाउंस हो जाता है। तो जो लोग ये डिस्क्रिप्टिव क्वालिफाई कर लेते हैं स्टेज 4, वो फिर स्टेज 5 के एलिजिबल हो जाते हैं। तो वर्ड स्टेज 5 सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज होता है, वो होता है आपका साइकोमेट्रिक एनालिसिस। साइकोमेट्रिक एवेल्युएशन होती है। इसमें क्या होता है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया होता है, उनको बुलाया जाता है एनआईए। एनआईए स्टैंड्स फॉर नेशनल इंटेलिजेंस एकेडमी। ये एक कॉमसर्च यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के साथ जो लंबी 4-5 बिल्डिंग्स है, उसको एनआईए बोलते हैं। ठीक है, वहां पर अ, 4 दिन या 3 दिन का स्टे होता है, जिसके अंदर डिफरेंट किस्म की एवेल्युएशन होती है। आप में से जिन जिन लोगों ने आईएसएसबी दिया हुआ है, ठीक है, तो उन्हें अंदाजा होगा कि क्या क्या होता है इसके अंदर। आपका सबसे पहले दिन, पहले जब आप लोगों को बुलाया जाता है, तो सबसे पहले तो डॉक्यूमेंटेशन की चेकलिस्ट होती है, ठीक है, वो चेक करते हैं। उसके बाद जाके आपको एक बड़े से हॉल में बिठा दिया जाता है। फिर सर्विंग मेजर कम्स, ठीक है, वो आपको एक स्पीच देता है। उसके बाद आपका रिटर्न जो एवेल्युएशन है वो स्टार्ट हो जाती है। उसके अंदर आपका वर्बल टेस्ट होते हैं, नॉन वर्बल टेस्ट होते हैं, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट होते हैं,
सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, पिक्चर स्टोरी टेस्ट होती है, तो इन सब चीज़ों में तकरीबन 3-4 घंटे गुजर जाते हैं। तो वो बहुत ही एक कम्बरसम प्रोसेस होता है, पहला जो आपका वो होता है जब आप अराइवल देते हो। तो उसका लॉजिंग और जो मैसिंग है वो एमओडी की तरफ से ही दी जाती है। कोई इतना स्पेक्टेकुलर नहीं होता, लेकिन इतना होता है कि लाइक आप अच्छा आराम से पेट भर के खाना खा सकते हो। ठीक हो गया। उसके बाद जाके उसका जो फर्स्ट डे होता है उसके अंदर आपका सबसे पहले आप अपने आप को तैयार करते हो। और फिर आप लोग को चेस्ट नंबर्स अलॉट हो जाते हैं। तो हर फिर एक ग्रुप बनते हैं। ग्रुप्स में सबसे पहले जो है जाके आपका ग्रुप डिस्कशन होती है विद द जीटीओ, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर जो होता है। उसके बाद जाके एक्सटेम्पोर स्पीच होती है फॉर 2 मिनट्स। हर कैंडिडेट को उसमें हिस्सा लेना होता है। उसके बाद एक्सटेम्पोर स्पीच के बाद जाके वो सब कुछ करने के बाद जाके फिर एक्सटेम्पोर स्पीच जाके Salam फिर alaikum. आप ये काइंडली मॉडरेटर साहब, जिनका भी कैमरा ऑन है काइंडली ऑफ करवा दें प्लीज। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, तो उसके बाद Halo, जाके halo, 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 Aló, aló. halo. अच्छा जी, तो एक्सटेम्पोर स्पीच के बाद जाके जो है आप लोग का जो है ना आईओ के साथ, इंटेलिजेंस ऑफिसर के साथ जो है ना 1-to-1 इंटरव्यू होता है। वो बहुत ज़्यादा ग्रिलिंग किस्म का इंटरव्यू होता है और 20-25 मिनट्स का इंटरव्यू होता है। उसके बाद जाके आप लोग का जो है ना वो डे 1 जो है ना एंड हो जाता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट डे होता है उसके अंदर फिर कुछ फिजिकल एक्टिविटीज होती है जिसमें आपका कमांड टास्क होता है, इंडिविजुअल टास्क होते हैं। और इसके अलावा फिर जाके आपका जो साइकोलॉजिस्ट के साथ जो इंटरव्यू होता है वो होता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट डे होता है वो फाइनल डे होता है। उसके अंदर फिर डिटरमाइन किया जाता है, कुछ लोग का री इंटरव्यू होता है। तो 99% जिन लोग का री इंटरव्यू होता है उनकी फॉर फर्दर सिलेक्शन मतलब हो जाती है फॉर द फाइनल इंटरव्यू। ठीक है, तो उसके बाद जाके आप लोग अपने प्रेमिसेस को छोड़ देते हो। और जब सारों के इंटरव्यूज हो जाते हैं हमेशा वो होते हैं प्रोविंस वाइज। पहले पंजाब होता है, फिर केपी होता है, फिर सिंध अर्बन रूरल होता है, फिर बलोचिस्तान, फिर गिलगित बल्तिस्तान, फाटा, कश्मीर, ये इस तरह करके होता है। तो हार्डली 1 मंथ के अंदर ही साइकोलॉजिकल या 1.5 महीने में साइकोलॉजिकल खत्म हो जाता है। उसके बाद जाके लोग का फाइनल इंटरव्यू होता है इन फ्रंट ऑफ अ पैनल। मेरे टाइम पे जो इंटरव्यूज थे वो एनआईए में ही हुए थे इन फ्रंट ऑफ 9 पीपल, 9 लोग का बैच था। लेकिन जो 2022 का बैच था उनमें से कुछ लोग का अपारा के अंदर भी इंटरव्यू हुआ था, और कुछ लोग का हमजा कैप में भी इंटरव्यू हुआ था, और कुछ लोग का एनआईए में भी हुआ था। अगेन वो डिस्क्रिप्शन है एमओडी के ऊपर, एमओडी के ऊपर है, तो वो उसको उनकी मर्जी, वो कहीं पर भी आपको बुला सकते हैं। अ, जो सिंध के और बलोचिस्तान के कैंडिडेट्स होते हैं उनका तो ज़्यादा चांस होता है कि उनके अपने रिस्पेक्टिव प्रोविंस में हो जाए। बट बाकी जो प्रोविंस के लोग होते हैं उनको इस्लामाबाद ही आना पड़ता है। तो उस इंटरव्यू के अंदर वो बहुत ही डिटेल्ड इंटरव्यू था। उसमें जो चेयरमैन होता है पैनल का वो सर्विंग आईएसआई के वो होते हैं, डीजीपी होते हैं, डायरेक्टर जनरल पर्सनल, या जिनको रिक्रूटमेंट भी बोला जाता है। इसके अलावा उसमें कुछ सिविलियन आईएसआई के ऑफिशियल्स होते हैं और कुछ मिलिट्री के ऑफिशियल्स होते हैं। तो इंटरव्यू रिकॉर्डेड होता है, कैमरा एक रखा होता है सामने, छोटा सा डिवाइस होता है, वो आपका रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। साथ आपके लेफ्ट साइड के ऊपर जो है स्टेनोटाइपिस्ट बैठा होता है, वो आपकी जो भी आप बोल रहे होते हो उसको टाइप कर रहा होता है। और समटाइम्स देयर इज अ चांस कि जो पैनल के पीछे शीशा होता है उसके पीछे भी कुछ लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, मोस्टली वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं। तो अब वो एक बड़ा डिटेल किस्म का इंटरव्यू होता है, कितना कोई टफ नहीं होता। इट्स लास्ट फॉर अबाउट 30 to 35 मिनट्स। तो जब ये स्टेज मुकम्मल हो जाती है आपकी फाइनल इंटरव्यू का, तो उसके बाद फिर एसवीए फॉर्म दिया जाता है। अच्छा, 2022 में थोड़ा सा चेंज किया था कि इन्होंने एसवीए फॉर्म ड्यूरिंग साइकोलॉजिकल ही दे दिया था। बट हमारी बारी ये था कि जब हमें कॉल्स आ गई थी इंटरव्यू से, तब हमें एसवीए फॉर्म, एसवीए स्टैंड फॉर सिक्योरिटी वेटिंग एप्लीकेशन 101। तो ये 7 से 8 पेजेस का एक एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसमें आपने एक से एक, हर से हर चीज अपनी बयान करनी होती है, क्योंकि उसके 3 कॉपी आपने करनी होती है, बनानी होती है। तो वो जाके फिर आपको सबमिट करवाना होता है ऑन द डे ऑफ द इंटरव्यू। तो वंस दैट इज डन, तो फिर इंटरव्यू के बाद आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस स्टार्ट हो जाती है। तकरीबन 15 एजेंसीज आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस करती है, जिसमें एमआई है, आईएसआई है, आईबी है, स्पेशल ब्रांच है, सीटीडी है,
वेरियस अदर अननोन एजेंसीज है वो भी आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस करती है, लोकल पुलिस करती है। तो आपके घरों को विजिट किया जाता है, आपके गाँव को विजिट किया जाता है, जो जो भी आपने मेंशन किया होता है अपने एसवीएफ फॉर्म में। तो उसके ऊपर जो है ना आपसे पूछ गछ होती है। सो उस सिक्योरिटी जो वेटिंग होती है वो तकरीबन 2 से ढाई महीने का प्रोसेस होता है, मैक्सिमम 3 भी लग जाते हैं। उसके बाद जाके जो जो कैंडिडेट्स उन्हें सही लगते हैं, फिट लगते हैं, उनको बुलाया जाता है फॉर फाइनल मेडिकल। फाइनल मेडिकल होता है सीएमएच रावलपिंडी के अंदर। तो उसके लिए जो है ना वो आपको एनआईए बुला लेते हैं। वैसे तो लॉजिंग देते नहीं है, लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट करो तो लॉजिंग आपको दे देते हैं। तो मेडिकल लास्ट फॉर अबाउट 2 to 3 डेज। और मेडिकल में कोई ऐसी चीज नहीं होती, सिर्फ सिंपल ब्लड टेस्ट होता है, एक्सरे होता है, हाइट वेट होता है, और ईसीजी होता है। ये चीजें होती है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट मेडिकल नहीं होता। मेडिकल कराने के तकरीबन 15 डेज के बाद जाके आपको फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है और आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस पूरे प्रोसेस में टोटल कितना टाइम लगता है आप लोग सोच होंगे, तो टोटल टाइम लेस देन 1 ईयर लगता है। तकरीबन 10 महीने, मैक्सिमम 11 में ये लोग सारा वाइंड अप कर देते हैं। अभी फरवरी में शुरू हुआ है ये प्रोसेस। तो ये दिसंबर, जनवरी ऑफ 2025 इंशाल्लाह ये सारा प्रोसेस जो है ना वो हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ये दिसंबर तक ही पूरा हो जाएगा। तो ये ओवरऑल प्रोसेस था इसका एमओडी का। और इसमें ये सारे स्टेजेस आपको तकरीबन 7-8 स्टेजेस ही आपको करने पड़ते हैं, से गुजरना पड़ता है। ठीक है। तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि इसके लिए जो पहला चीज होती है कि स्क्रीनिंग एग्जाम में क्या क्या कहाँ कहाँ से आप पढ़ सकते हैं। वैसे तो मॉडरेटर साहब ने आप एक बहुत अच्छा एक डाटा जमा किया हुआ है। तो अदर देन दैट आप ये है कि आप पाक एमसीक्यू से, पाकिस्तान बिग से, इंडिया बिग से, इसके अलावा एग्जाम वर्ल्डा से, इन साइट से आप देख सकते हैं। जो एनालिटिकल क्वेश्चंस है वो आप यूट्यूब से जाके थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं, इतना टफ वो नहीं होता, टफ नहीं होता। इसके अलावा जो आपका इंग्लिश का पोर्शन है वो भी आप जीआरई की बुक से कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो। बेसिक जैसे बेसिक इंग्लिश आपकी बस ठीक होनी चाहिए, उसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। तो ये बेसिकली ओवरऑल सारा कुछ इसका वो है, प्रोसेस है। तो अगर आप लोग के कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो मॉडरेटर साहब काइंडली मुझे एक एक क्वेश्चन आप बताते जाए, मैं उनका आंसर करता जाऊंगा। जी मैं ट्राई करता हूँ कि जो जिनके क्वेश्चन है वो काइंडली अपने रेज हैंड रेज करें, तो फिर मैं उनको अनम्यूट कर दिया करूंगा। अगर इस तरह मैं सबको अलाउ कर दूं तो फिर मिक्सचर बन जाएगा और किसी को समझ नहीं आएगी। जी जिनके क्वेश्चंस हैं और जिनको अनम्यूट कर दिए तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। होप आई एम ऑडिबल। हेलो। जी जी आप बोलें प्लीज। मैं ये पूछना चाह रहा था सर से कि सिंध अर्बन के लिए यूजुअली स्क्रीनिंग में क्या मेरिट बनता है, 200 नंबर में से क्या मेरिट होता है स्क्रीनिंग क्वालिफाई करने के लिए? एक मिनट। जी सर आप अनम्यूट कर सकते हैं। अच्छा, मेरा वीडियो कैमरा भी एडमिन साहब आपने बंद कर दिया है, लेकिन चले खैर, आप बदमाशी एक कर मिनट सकते हैं, कोई मैं मसला नहीं। करता हूँ, एक मिनट। असल में दरम्यान में डिस्टर्बेंस आ गई थी, उस वजह से मैंने सबका कर दिया था। ओके, कोई मसला नहीं। जी प्लीज अभी कर लें सर आप। हाँ हाँ ठीक है, तो फिर अच्छा, पहला क्वेश्चन आया है कि सिंध अर्बन का कितना बनता है। आ, देखिए, जो भी मेरिट बनता है ना वो हमेशा 120 से ऊपर ऊपर ही बनता है। सबसे ज्यादा जो टॉप मेरिट बनता है वो बलूचिस्तान का बनता है। ये मैं 2015 की जो एमओडी से लेके 2022 तक का बता रहा हूँ। जो सबसे टॉप मेरिट होता है वो हमेशा बलूचिस्तान का बनता है, फॉलोड बाय केपी एंड पंजाब। उनका कट थ्रोट कंपटीशन इन दोनों प्रोविंसेस का होता है। सिंध अर्बन सिंध रूरल का अगेन वही बताऊंगा, 120 से ऊपर ऊपर ही होगा। आपको आपके मार्क्स नहीं बताए जाएंगे। ठीक हो गया। आइदर यू आर पास, यू आर और यू आर फेल, दैट इज इट।
ठीक है, अगर आप फेल हुए तो सिंपल लिखा आएगा यू हैव फेल्ड द टेस्ट, अगर आप पास हुए तो लिखा आएगा कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव पास द टेस्ट। बट 2019 तक ये प्रैक्टिस थी कि आपके मार्क्स भी आया करते थे, और मैं 2019 19 17 और 15 के परस्पेक्टिव से बता रहा हूँ कि 120 से ऊपर ऊपर ही हमेशा मेरिट बनता है। ये नेगेटिव मार्किंग के बाद की मैं बात बता रहा हूँ। ठीक है। और सर काइंडली जो थैंक मेरी यू सर। क्वेरी है वो ये है कि बहुत से लोग नेगेटिव मार्किंग की वजह से क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं करते और फिर कहते हैं कि हमने 100 अटेम्प्ट किए थे या 120 अटेम्प्ट किए थे आउट ऑफ 200, या नेगेटिव मार्किंग इस वजह से। तो मेरे ख्याल से अगर बंदा इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है तो फिर तो वेट करने की जरूरत ही नहीं है। डेफिनेटली, अगर आपने 200 में से सिर्फ 100 एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए हैं सिर्फ इस डर की वजह से कि मेरे नेगेटिव मार्किंग आ जाएंगे, तो फिर तो बाकी फायदा ही नहीं है ना। तो लेट्स, मैं ये कहता हूँ कि कम से कम आउट ऑफ 200 एटलीस्ट 180 185 तक क्वेश्चंस लाजमी अटेम्प्ट करें। 10-15 ऐसे छोड़े जो बिल्कुल ही आपको नहीं आते, आपका दिमाग उस पर काम ही नहीं कर रहा। मतलब कोई भी क्वेश्चन पे आप एटलीस्ट कुछ ना कुछ, जो वो होता है ना तुक्के वाला एक एलिमेंट होता है जिसमें अक्सर लोग सी और डी का जो ऑप्शन होता है मेजोरिटी केसेस में वही होता है अक्सर। तो एटलीस्ट ट्राई करें 180 185 करने की लाजमी कोशिश कीजिए। ठीक है, खैर है 10 क्वेश्चन अगर आप छोड़ भी रहे तो उससे इतना फर्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश करें अटेम्प्ट करने की। जी प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम मैं ये सलाम। क्वेश्चन सर मैं ये पूछना चाहता था कि एनालिटिकल रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग, क्योंकि उनमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, तो सर पहले इनको टच किया जाए या इनको छोड़ दिया जाए और आखिर में इनको चांस दिया जाए, क्योंकि अगर एनालिटिकल रीजनिंग में हम करने बैठे हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम निकल जाता है, तो इनको आखिर में किया जाए या पहले किया जाए। अ, आपने आंसर इसका खुद ही वैसे दे दिया है। ये वैसे हमेशा आखिर में ही करना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप लोग को करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर बिल्कुल प्रॉपरली से आता है, वो पहले से वो सवाल सारे कर लो। एनालिटिकल में टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, दिमाग की गेम है ना, तो उसको एंड पे ही करना चाहिए। राइट सर। जी प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये जो स्क्रीनिंग के बाद जो जो टेस्ट डिस्क्रिप्टिव होता है, इसका मेरिट का क्या क्राइटेरिया होता है? इसमें मेरिट का क्राइटेरिया नहीं होता, इसमें सिंपली आपने बस पास करना होता है, क्योंकि इसका कोई इसका डेफिनेट मेरिट का क्राइटेरिया बनता ही नहीं है। ठीक है, आपको एटलीस्ट 50% पासिंग मार्क्स लेने होते हैं इसमें। जी नेक्स्ट क्यूरी। सर ये एनालिटिकल में परसेंटेज क्या होती है ईच पार्ट की 200 में से? तकरीबन एनालिट में मैं टोटल बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें जितने भी वो जो होते हैं ना नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन, वर्बल नॉन वर्बल, ये तकरीबन होते हैं 15 तक होते हैं, 10 से 15 होते हैं। और टोटल एमसीक्यूज में एनालिटिकल कितना होता है, करंट अफेयर कितना होता है? डिपेंड करता है, करंट अफेयर 10 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं, तो उनका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। नॉर्मली 10-10 तो दे देते हैं, हर एक उससे 10-10 या 15-15 दे देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं खुरम, मैंने एक दो तीन क्वेश्चंस आपसे करने हैं। सबसे पहले तो सर मुझे ये बताएं कि स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आपने बताया वो पेपर्स हैं इसके जी जी, स्टेज नंबर कितने 4 जो है वो पेपर है, डिस्क्रिप्टिव होते कितने हैं। पेपर? दो पेपर होते हैं, दो पेपर्स होते हैं, एक करंट अफेयर्स का पेपर होता है और दूसरा होता है एसए का पेपर। ये सर एमसीक्यूज बेस होते हैं या आप क्या कहते हैं कि अटेम्प्ट को क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशंस? सर जी, डिस्क्रिप्टिव का मतलब ही होता है कि आपने लिख के करना है, ओके। अच्छा, इसके बाद सर लिख ये के जो करना। पास्ट पेपर्स हैं, आपने जो स्क्रीनिंग की बात की, जो स्क्रीनिंग में एमसीक्यूज 200 आएंगे, तो पास्ट पेपर से कुछ पेपर रिपीट होता है कि नहीं? या पास्ट पेपर का तो मुझे इतना अंदाजा नहीं है, लेकिन जो मैंने थोड़े बहुत सोर्सेज बताए हैं ना, अक्सर उन्हीं से ही आ जाते हैं। अहमद नजीब की किताब से आ जाते हैं, जहांगीर करैम सीरीज से उठा लेते हैं लोग, क्या कहूँ, पाक एमसीक्यू से उठा लेते हैं, इंडिया बिग से उठा लेते हैं, तो इन कुछ 3-4 ये वेबसाइट्स हैं, इधर से ही उठा लेते हैं अक्सर।
सर एक और क्वेश्चन है, इसकी जो पोस्ट है एडी की या वगैरह, जो एक इसकी सर पोस्टिंग जब जॉब हो जाती है फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस, तो इसकी जॉब, इसकी पावर और इसकी पे वगैरह, इसके बारे में सर थोड़ा सा आप बता दें कि प्लीज अंडरस्टैंड कर लें स्टूडेंट्स। हम्म, अच्छा। अच्छा, वैसे एडमिन साहब, इस क्वेश्चन का आंसर एंड में दूं या अभी दे दूं? जी सर, अभी सर दे अभी दें दे दें, क्योंकि हमारे पास तकरीबन फिर 5 या सर 10 रह मिनट जाएंगे रह गए हैं। क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, फेयर इनफ। ठीक है, ये क्वेश्चन पता है वैसे बहुत जेन्युइन है, ये किसी ने पहले पूछा ही नहीं है। हालांकि पहला क्वेश्चन यही होना चाहिए कि ये करता क्या है बेसिकली। सो बेसिकली एडी एमओडी नहीं, इसको एडी डीआईएस बोलते हैं, डिफेंस इंटेलिजेंस सर्विसेज। ठीक है ना। और इसकी जो ट्रेनिंग होती है वो तकरीबन 10 मंथ्स की होती है। 10 मंथ्स में क्लासरूम ट्रेनिंग होती है और थोड़ी बहुत की वो होती है, फिजिकल ट्रेनिंग होती है, लेकिन वो इतनी टफ नहीं होती है जिस तरह आईबी की होती है। ठीक हो गया। तो इसके दो किस्म के वो होते हैं, खासकर जो बॉयज होते हैं ना, लड़के, उनको तो सीधा सीधा हार्ड एरिया में फेंक देते हैं। हार्ड एरिया में आपका बलोचिस्तान आता है और आपका ये एक्सपार्टा बेल्ट है। ठीक हो गया। तो हार्ड एरिया में क्या होता है कि आप एज अ डेस्क कम फील्ड ये जॉब होती है। ठीक है। इसमें आपका क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर एरिया के आपका इंटेलिजेंस ऑफिसर होते हैं और आप यूजुअली रिपोर्ट कर रहे होते हैं एक कर्नल को या एक मेजर को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। और आपका एक डेडिकेटेड स्टाफ होता है, आपने काम उन स्टाफ के थ्रू करना होता है। ठीक है। और आपने के अलावा इंटेलिजेंस गैदरिंग करनी होती है। इसके साथ साथ आपने आईबीओस करने होते हैं। आईबीओ स्टैंड फॉर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करने होते हैं। वो आप जो मिलिट्री की जो स्पेशल ग्रुप्स होते हैं उनके साथ आप आईबीओस कंडक्ट करवाते हो। ठीक है ना। और इसके अलावा ये है कि जो हॉस्टाइल एजेंसीज होती है उनको बस्ट करना आपका काम होता है। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से या आईएसआई की तरफ से कोई और स्पेशल टास्क आपको दिया जाता है, वो आपने साइन करना, वो आपने करना होता है, उसके ऊपर काम करना होता है। तो इट्स एडवेंचरस जॉब भी है, लेकिन साथ साथ लाइफ थ्रेटनिंग जॉब भी है। ठीक है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि बहुत इजी पीसी लेमन स्क्वीजी वाली जॉब है, इसमें जान का खतरा है। ठीक है। इसमें को अगर आप लोगों ने स्टोरी सुननी है तो यूट्यूब पे जाके एक असिस्टेंट डायरेक्टर था लाशारी नाम का, बिलाल लाशारी है कि क्या, मैं इसका एग्जैक्ट नाम भूल गया हूँ। तो उसकी स्टोरी आप पढ़ लें, वो भी ADDIS ही था। तो उसकी डेथ हो गई थी बलोचिस्तान में ड्यूरिंग एन आईबीओ। ऑल एक्सीडेंट में वो बेचारा शहीद हुआ था, लेकिन स्टिल वो एक आईबीओ कंडक्ट कर रहा था, उसमें उसकी शहादत हो गई थी। तो अदर देन दैट, इसके अलावा कि सैलरी, अगर इसकी बात की जाए तो सैलरी जो आजकल मिल रही है, मेरे जो कोलीग्स काम कर रहे हैं, मेरे सॉरी जो दोस्त काम कर रहे हैं, अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो उनको 125 मिल रही है सैलरी एज ऑफ राइट नाउ। ट्रेनिंग के बाद जाके इनकी सैलरी तकरीबन 150 तक, 150 160 तक टच हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा इनके पास अनऑडिटेड फंड्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है। और वो फंड्स किस लिए इस्तेमाल होते हैं वो आप लोग को भी बेहतर पता है। वो डिफरेंट किस्म की, किसी को 1 मिलियन फंड मिलता है, किसी को 10 मिलियन मिलता है, तो वो फंड्स वेरियस कामों के लिए यूज किए जाते हैं। तो ओवरऑल इन नटशेल इस तरह की नौकरी है। प्लस ये है कि आप इतने आराम से अपने घर जा नहीं सकते हो। ठीक है। आपकी सोशल लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। आप किसी को खुल्लम खुल्ला कुछ बता नहीं सकते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। सोशल मीडिया पे आपको हर वक्त ऑब्जर्व किया जाता है। आपकी जो व्हाट्सएप है उसको भी किसी ना किसी तरीके से चेक किया जा रहा होता है। ठीक है। आपकी मूवमेंट्स को देखा जा रहा होता है। मतलब बेसिकली एवरीवन इज ऑब्जर्विंग एवरी अदर वन। ठीक है। हर कोई किसी ना किसी को ऑब्जर्व कर रहा होता है। आप जिसको ऑब्जर्व कर रहे हो और आपको कोई ना कोई ऑब्जर्व कर रहा होगा। तो अदर देन दैट, बाकी तो यह है कि इसमें पर्क्स यही सब कुछ है। फैमिली के लिए मेडिकल हो जाता है। अ, आप कंटोनमेंट्स में आपको घर वगैरह भी दे देते हैं रिहाइश के लिए। अगर रिहाइश नहीं मिलती तो इनको वो मिल जाता है, हाउस रेंट अच्छा मिल जाता है। ठीक है। इसके अलावा ये कि आपके बच्चों को आर्मी पब्लिक स्कूल में भी एडमिशन आराम से मिल जाता है, जिस तरह आर्मी के बच्चों को मिलता है, ऑफिसर्स को मिलता है, या जो उनके नॉन कमीशनड ऑफिसर्स होते हैं उनको मिलता है। इसके अलावा ये है कि आपको एंड ऑफ योर टेन्योर पे प्लॉट्स वगैरह भी मिल जाते हैं, जिस तरह आर्मी वालों को मिलता है। तो ये ओवरऑल हिसाब किताब है। शुरू के 5 हार्ड एरिया में गुजारने होते हैं। ठीक हो गया। तो ये ओवरऑल एक इसका एक जॉब डिस्क्रिप्शन या पिक्चर है इसकी।
एक मिनट, सर इसमें मैं इरफानुल्लाह को सॉरी सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। इरफानुल्लाह क्वेश्चन कर रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव सबका होता है, एसआई का होता है और एडी का डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है। सर इसमें ये जो प्रमोशंस हैं इसकी कितने अरसे के बाद हो जाती हैं, और प्रमोशंस के बाद डिजिग्नेशंस और जो मींस रैंक हैं बीपीएस वो मतलब फर्दर क्या कहते हैं कितने अरसे बाद चेंज हो जाता है, मींस दैट के प्रमोशन का टाइम पीरियड ड्यूरेशन क्या है? अच्छा, एडी से डीडी तो आप 5 साल में हो जाते हो आराम से। असिस्टेंट डायरेक्टर टू डेप्टी डायरेक्टर 18 ईयर्स में आप हो, सॉरी 18 ईयर्स नहीं, 5 साल में हो जाते हो। प्लस 17 to 18 आप 5 साल में हो जाते हो। उसके बाद डेप्टी डायरेक्टर से डायरेक्टर में आप हो जाते हो, तकरीबन 12 से 15 साल लग जाते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टर के बाद इनके अपने वो एक पोस्ट होती है, डेप्टी डायरेक्टर जनरल, डीडीजी की पोस्ट होती है। तो उसके बाद जाके इन्होंने फिर कुछ स्पेसिफिक एक 3 पोस्टें इन्होंने डीजी की उसके लिए रखी हुई होती है, सिविलियंस के लिए रखी हुई होती हैं। लेकिन जो ऊपर वाला डीजी होता है ना, जो अपना आईएसआई का जो डीजी होता है, वो हमेशा आर्मी से ही होता है। बाकी हर डिपार्टमेंट के अपने अपने डीजीज होते हैं, तो उसमें सिविलियंस के लिए 2 या 3 पोस्टें मैक्सिमम होती हैं। तो समवेयर बिटवीन में कह सकते हैं आप 19 या 20 तक जा सकते हो। 21 तक बहुत ही लकी लोग जो है ना वो जा पाते हैं, या जिनकी अपने वो आर्मी वालों के साथ अच्छे ताल्लुकात, अपने सीनियर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात होते हैं, तो वो जा सकते हैं। जी नेक्स्ट अगर किसी की क्यूरी है तो पूछ सकता है, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट्स रह गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर ये सब इंस्पेक्टर और एडी के जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है ये सेम इसका वेटेज होता है या इसमें कोई डिफरेंस होता है? मिसाल स्क्रीनिंग के स्वयं सीक्वेंस होते हैं, सॉरी सब इंस्पेक्टर के स्क्रीनिंग में स्वयं सीक्वेंस होते हैं या सेम 200 होते हैं उसके असिस्टेंट डायरेक्टर की तरह? नहीं, उसमें मेरे ख्याल से कम होते हैं, ज्यादा नहीं होते। या तो 150 होता है या 100 होता है, मुझे एग्जैक्ट अब याद नहीं है। मैं ये कंफर्म करके एडमिन साहब बता देंगे, लेकिन कम होते हैं, 200 नहीं होते हैं उनके एसआई के। इसके सब अलावा एसआई इंस्पेक्टर में में सब इंस्पेक्टर में 100 एमसीक्यूज होते हैं और 25 सर साइकोलॉजिकल होते हैं। हाँ वही एडमिन यही बता रहे हैं कि 200 नहीं होते, 100 एमसीक्यूज होते हैं, क्वेश्चन 25 होते हैं। इसके अलावा जो सब इंस्पेक्टर का डिस्क्रिप्टिव होता है उसमें सिर्फ वो होता है, ऐसे का पेपर नहीं होता, उसमें एक ही पेपर होता है जिसमें करंट अफेयर्स का, इंग्लिश का, और वो इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो करने होते हैं। ठीक है सर, हमारे पास टाइम ख़त्म होने वाला है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। और ये है कि हमें इंशाल्लाह फ्यूचर में भी इस प्रोसेस में हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी, और हमारे जो क्यूरीज होंगे वो इंशाल्लाह आप हमें एड्रेस करते रहें ताकि लोगों को फ़ायदा हो आपके एक्सपीरियंस से। ठीक हो गया। बाकी कोई क्वेश्चंस वगैरह हुए तो वो आप पूछ लीजिएगा इनसे, तो मैं आंसर कर दूंगा, आप इनको शेयर कर दीजिएगा। ठीक हो गया। ठीक है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। आप सबका शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। इंशाल्लाह कोई क्यूरीज होंगी तो हम नेक्स्ट सेशन भी अरेंज करेंगे।